अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, सेक्स इनहेरिटेंस इन ह्यूमंस। इन ह्यूमन बींग्स मेल के पास डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। देयर आर अबाउट 200 जीन्स प्रेजेंट ऑफ ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम। ये याद कर लें, 200 जीन्स, वैसे तो नंबर गिवन नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो याद कर लें, 200 जीन्स हैं जो कि ह्यूमन की एक्स क्रोमोसोम पे होती हैं। देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। दीज डिडक्शन आर प्योरली बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री, as it is not possible to conduct practical on human beings. The two sex-linked characteristics are described as follows. क्या कह रहा है कि हमने ये प्रैक्टिकल नहीं किया है लेकिन हमने हिस्ट्री से ये मालूम किया है। आपने देखे होंगे कि काफी जगहों पे कैंप्स लगे होते हैं जहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, हिस्ट्री ले रहे होते हैं। हिस्ट्री से हम पता लगा लेते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं मसला। उसमें क्या पता चला कि ह्यूमंस में 2 ऐसे सेक्स इनहेरिटेंस होती हैं। एक होती है कलर ब्लाइंडनेस जो हम पढ़ रहे हैं अभी। अब P-degree analysis is the acquiring of information about the phenotype of family members to infer the genetic nature of the trait from pattern of inheritance. अब हम एनालिसिस जब कर रहे होते हैं फिनोटाइप की तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि जो जेनेटिक नेचर कैसी है, मतलब बच्चों में और पेरेंट्स में जो जेनेटिक नेचर कैसे है, क्योंकि फिनोटाइप तो हमें नजर आ रहा है ना, उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं लेकिन हम कंक्लूड नहीं कर सकते जबकि आप हिस्ट्री ना ले रहे हो और एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर रहे। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इट इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस found in human being. Person suffering from color blindness has difficulty in distinguishing red from green. It is rather common trait and more common in males. मेल में कॉमन क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्स एक ही होता है। अगर उसे एक भी डिफेक्टिव जीन मिल गई तो वो कैरियर नहीं होगा। मेल में कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो कैरियर बने। अगर वो डिफेक्टिव जीन पास हो गई मेल में तो वो जरूर उस बीमारी में मुब्तला होगा, कैरियर नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि वो येलो, रेड एंड ग्रीन में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि आया ये कलर रेड है या आया ये कलर ग्रीन है। It is because Y chromosome is inset for this trait. Only one gene of this trait will render a color blind male. अगर एक भी जीन मेल को खराब मिल गई तो कलर ब्लाइंड मेल बनेगा। ठीक है। While on the other hand, a woman must have 2 genes. Means woman के पास जब दोनों जीन डिफेक्टिव होंगे तब वो कलर ब्लाइंड होगी। अगर एक भी मिल गई तो वो कैरियर होगी, नॉर्मल हो सकती है लेकिन उसका जो बच्चा होगा या वो नॉर्मल होगा या वो कलर ब्लाइंड हो सकेंगे। This trait of blindness can easily be detected by using special chart made up of number of colored dots so arranged that color blind person sees a different pattern than others person do. आपने देखा होगा अगर आप में से किसी की नजर कमजोर है, मेरी तो नजर कम है, किसी की अगर नजर कम है तो आप अगर गए हो नजर अपनी चेक करवाने तो वहां पे बहुत मुख्तलिफ चार्ट बने होते हैं जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, स्पेशली रेड और ग्रीन। अगर किसी बंदे को वो पता नहीं चलता फिर वो वहां पे स्पेशली ड्राइविंग के लिए जो ड्राइविंग के जो सिग्नल्स होते हैं ना, आपको पता है रेड पे है तो स्टॉप करना है, अगर ग्रीन पे तो हमें चलना है। स्पेशली जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बंदा अप्लाई करता है या जाता है टेस्टिंग के लिए तो फिर वो चार्ट दिखाते हैं कि आप देखें कि ये रेड कलर है या ग्रीन कलर है। वो देखते हैं कि बंदा कलर ब्लाइंड तो नहीं है तो हम ये चार्ट के जरिए डॉट्स की बनी होती है उससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ वेरियस क्रॉसेस शोन इस चार्ट में, जो एन डोमिनेंट है वो नॉर्मल आई है, जो छोटी होगी वो ब्लाइंड फीमेल के लिए। अब आप बहुत हमने कर दिए हैं, अब आप सिंपल यहीं से कर दें। अगर इसके जाएंगे सिंपल मेथड एक बनाएं और कंक्लूड करें, एक एक रखते जाएं, बॉक्स बनाएं। अब आप देखेंगे यहाँ पे डोमिनेंट है मीन्स ये कैरियर है लेकिन नॉर्मल है। ये बंदा नॉर्मल है मीन्स डोमिनेंट है तो नॉर्मल हुआ। ये भी डिफेक्टिव है लेकिन कैरियर है तो नॉर्मल होगी, लेकिन ये भी नॉर्मल हुआ। मीन्स 50% नॉर्मल मिली हमारे पास लेकिन कैरियर है, लेकिन नॉर्मल सन से कोई कैरियर वेरियर नहीं होता। क्यों नहीं है? क्योंकि कलर ब्लाइंड हमारे पास मेल है लेकिन फीमेल हमारे पास कैरियर है। नहीं, फीमेल हमारे पास यहाँ पे गलती है, फीमेल हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पे कैपिटल है, नॉर्मल होगी तभी। अगर फीमेल हमारे पास, आप खुद ही सोचे, कलर ब्लाइंड होती तो इसमें से गेमीट क्या बनती, एक एन होगा कैपिटल एक स्मॉल, मींस एक्स एन मिल गया, मींस एक लड़की तो होती कलर ब्लाइंड। देख लेना एक गेमीट ये तो कलर ब्लाइंड एक होता ही होता है, दोनों नॉर्मल है लेकिन फीमेल कलर ब्लाइंड है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
कि नॉर्मल मैन है, फीमेल कलर ब्लाइंड है। तो अब आप देखेंगे जब क्रॉस होगा ये नॉर्मल है, अगर ये एक भी जीन अपनी देगा तो मीन्स वो नॉर्मल होगा बच्चा। अब देखें 50% नॉर्मल डॉटर्स है लेकिन कैरियर है, लेकिन जो नॉर्मल सन्स है। नॉर्मल सन कैसे हो सकते हैं? नॉर्मल नहीं होंगे, ये तो डिफेक्टिव है। देखें अगर इसके गैमीट्स मैंने बनाया, अगर वाई इसको मिला तो ये कलर ब्लाइंड है, यहाँ पे गलती है, ये कलर ब्लाइंड है। नॉर्मल नहीं हो सकते क्योंकि एक अगर अगर इसमें से एक भी इसको मिला, अगर ये वाला मिला तब भी कलर ब्लाइंड है, अगर ये वाला मिला तब भी कलर ब्लाइंड होगा मेन, क्योंकि वाई उसको मिलेगा नहीं, है गलती है यहाँ पे कलर ब्लाइंड होंगे। आपको क्रॉसेस फिंगर टिप पे आने चाहिए कि कैसे आपको रिजल्ट कंक्लूड करना है। यहाँ पे जो कलर ब्लाइंड होंगे सन्स होंगे लेकिन डॉटर कैरियर होंगी। अब क्रॉस करवा रहे हैं, नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे कैरियर है। खुद आप ये करें, कैरियर करें, फिर मेल को कैरियर करें। मेल कैरियर नहीं होगा, पहले मेल नॉर्मल ले, फीमेल कैरियर ले, फिर मेल नॉर्मल ले, फिर फीमेल भी नॉर्मल ले, ऐसे करें। फिर अब ये रेशियो जब हम लेंगे, क्या ले रहे हैं, कैरियर फीमेल ले रहे हैं लेकिन नॉर्मल मेल ले रहे हैं। अब जब हम रेशियो देखेंगे 25% हमारे पास कैरियर है लेकिन नॉर्मल 25% डॉटर होंगी, कैरियर नहीं मीन्स नॉर्मल है। अगर इनके जो भी बच्चे होंगे, स्पेशली सन, एक सन तो होगा ही होगा कलर ब्लाइंड का। ये कलर ब्लाइंड 25 चिल्ड्रन है, मेल है, देखें, और ये नॉर्मल चिल्ड्रन मेल है। मीन्स 25% नॉर्मल डॉटर्स तो नॉर्मल ही होंगी लेकिन 25% कैरियर होंगी और 25% जो होंगे कलर ब्लाइंड मेल होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये मेल में ज्यादा पाई जाती है कलर ब्लाइंडनेस। क्रॉस बिटवीन, जब इन्होंने क्या, कलर ब्लाइंड मेल है और नॉर्मल कैरियर फीमेल है, फिर भी हमें वही मिलेगा, लेकिन कलर ब्लाइंड फीमेल मिली, कलर ब्लाइंड मेल मिला। क्यों मिला कलर ब्लाइंड? अब यहीं पे आप देख लें, आपको इतना आना चाहिए कि आप यहीं से रिजल्ट का पता लगाएं। यहाँ पे देखें, अगर ये एक्स एन है, अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले इससे किया तो ये कलर ब्लाइंड होगी लेकिन कैरियर है, नॉर्मल होगी। अगर इसने इससे किया तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल हुई। अगर इसने इसके साथ किया तो ये नॉर्मल सन होगा। अगर ये इसके साथ करेगा तो कलर ब्लाइंड मेल होगा। मींस हर रेशो का 25 होगा, 25 नॉर्मल, 25 ब्लाइंड। ठीक है, अब मेरा ख्याल है हीमोफीलिया कल करेंगे, मेरा भी गला बेच गया है। अब आप बताएं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हम पढ़ लें आज ही, खत्म कर दें, फिर डिजीज से पढ़ते हैं कल। चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब हीमोफीलिया क्या है? नो मैम कल, चलो भला कल ही पढ़ते हैं बस। अब आप ये करें कि आप मैंने तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया, आप खुद करें, ये क्रॉसेस इजी हैं। अगर आप चार्ट नहीं बना रहे हैं तो यहीं से कंक्लूड करें हर किसी को। समन अभी मैं रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड कर रही हूँ, कुछ टाइम के बाद देखती हूँ, मैं देखती हूँ भला कुछ करती हूँ। यहाँ पे देखें, आप यहीं से मल्टीप्लाई करें, जरूरी नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करें, बॉक्स बनाएं फिर रिजल्ट कंक्लूड करें। एक को यहाँ से करें, एक को यहाँ से, फिर इसको लें, फिर इस दोनों से करें, फिर आप यहीं पे रिजल्ट बनाएं कि क्या रिजल्ट बनेगा। इसमें से क्वेश्चन पिछली बार बॉक्स बना था, आया है। इस बार लाजमी नहीं है कि जेनेटिक्स ज्यादा आए पर, लेकिन आएगा जरूर क्वेश्चन। हर चैप्टर में से 2-3 चैप्टर क्वेश्चन आते हैं। अभी तो बायो के आगे क्या है। आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? आपने देखा भी होगा, आम और सुना भी होगा कि ऐसे भी बंदे होते हैं, अडल्ट होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, जिनको चोट लगने पर उनका खून जो है बहता रहता है, रुकता नहीं है, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। इस पर्सन्स को हम कहते हैं हीमोफिलिक पर्सन्स, और कंडीशन का नाम होता है हीमोफीलिया। It is a sex-linked inheritance found in human beings. It is a defect in which the blood fails to clot after an external or internal injury. इसमें क्या होता है कि ये एक सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम इनहेरिटेंस है। कैसे आती है? जब हमारे अंदर सेक्स लिंकेज हो रही होती है, जहां पे दूसरी जीन्स भी ट्रांसफर हो रही होती है, वहां से ही ये भी डिफेक्टिव जीन ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बच्चा जाइगोट बन रहा है, इन्फेंट बन रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, हीमोफिलिक होगा। ये कौन सी कंडीशन है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, शायद आपके सिलेबस में हो या नहीं है इंक्लूड,
क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करवाते हैं, ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। वो फैक्टर्स इसमें एब्सेंट हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट नहीं होता, रुकता नहीं है, बहता जाता है। चाहे एक्सटर्नल इंजरी हो या इंटरनल, कोई अंदर इंजरी हो गई हो या कोई बाहर इंजरी हुई हो, क्लॉट नहीं होगा। अगर होगा भी तो वेरी स्लो होगा, पर्सन की डेथ हो जाती है। पर्सन विद एक्सट्रीम केसेस कैन लीड टू डेथ फ्रॉम इवन अ स्मॉल कट। कुछ पर्सन की स्मॉल कट की वजह से ही डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? उनमें ऐसी डिफेक्टिव जीन आ जाती है जो कि हीमोफीलिया काज करवाती है और क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉट नहीं बनते। Thus it is a very serious और even a lethal defect। यह बहुत सीरियस है और जानलेवा भी हो सकती है। अब इसमें जैसे हमने क्रॉसेस किए थे, कल भी क्रॉसेस पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। आज हम देखते हैं कि हीमोफिलिक क्रॉस क्या था। अब एक हीमोफिलिक फादर है और मदर जो है नॉर्मल है। अगर हीमोफिलिक फादर है, आप यहीं से अंदाजा लगाएं, अगर हीमोफिलिक फादर है, अगर ये एक्स देगा और यहाँ से एक्स आएगा तो बेटी हुई, तो बेटी नॉर्मल नहीं होगी, कैरियर होगी। नॉर्मल होगी, हीमोफीलिया जाहिर नहीं होगी लेकिन कैरियर होगी। बेटा जो होगा वाई नॉर्मल है, एक्स दोनों में नॉर्मल है, तो इसका मतलब बेटा जो होगा वो नॉर्मल होगा। F1 जनरेशन में देखें, नॉर्मल डॉटर है लेकिन कैरियर है, लेकिन नॉर्मल सन है, वो कैरियर तो हो नहीं सकता। अब जब F2 करवाएंगे, F2 में भी क्या होगा, एक्स एक्स, अगर एक्स एक्स मिलेगा तो कैरियर, एक्स वाई मिलेगा तो नॉर्मल सन होगा। अगर एक्स वाई इसके साथ मिलेगा तो हीमोफिलिक होगा। अगर ये वाला एक्स मिल गया वाई के साथ तो नॉर्मल, अगर डिफेक्टिव वाला मिल गया तो क्या होगा हमारे पास, हीमोफीलिया होगा। ये क्रॉसेस हमने बहुत किए हैं लेकिन आज फिर करते हैं बस। अब देखें, अगर हीमोफिलिक हमारे पास मेल है और नॉर्मल हमारे पास क्या है, मदर, नॉर्मल मदर है। हीमोफिलिक अगर मेल है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन हो गई, उसके पास जो एक्स है वो डिफेक्टिव है। मैं ये डिफेक्टिव वाई एक्स इससे बना रही हूँ और वाई इसके पास नॉर्मल है, इसके पास दोनों नॉर्मल है। हमने क्या करवाया, इसको क्रॉस करवाया। जब F1 जनरेशन मिला, इसको हम कहते हैं पेरेंट 1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन मिलेगा, हम गैमीट्स बनाएंगे, इजी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, एक्स एक्स के साथ मिलेगा, पहले वाई का करते हैं, वाई एक्स। अब डिफेक्टिव एक्स मिलेगा और ये एक्स आएगा, ये एक्स इससे मिला, ये एक्स दोबारा इससे मिलेगा। मींस हमारे पास ये दो कंडीशन आएंगी। इसमें क्या होगा कि नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन ये कैरियर है, ये कैरियर नहीं है, ये कैरियर है। अब जब इन दोनों का क्रॉस बनेगा, जब हमारे पास F2 जनरेशन आएगी, अब दोनों का क्रॉस करवाएं, पहले इसको इन दोनों से करवाते हैं मल्टीप्लाई। जब हमने इसको दोनों को करवाया, एक्स एक्स पहले नॉर्मल लिखते हैं, एक्स करेंगे, अब वाई को करवाते हैं। इजी मेथड है, बॉक्स बनाए। अगर बॉक्स नहीं बना रहे, टाइम नहीं है, तो एक को लेके दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, दूसरे को लेके दोनों से। अब मैंने y को पहले इससे करवाया, y को इससे करवाऊंगी, x y। अब देखें, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, लेकिन कैरियर है, सब स्क्रिप्ट में लिखती हूँ। ये डिफेक्टिव है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही x है, वो भी डिफेक्टिव है। ये हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक मेल, और ये नॉर्मल है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 25% है जो कि फीमेल नॉर्मल है, 25% है फीमेल कैरियर है, 25 हीमोफिलिक मेल है और 25 हीमोफिलिक 25 नॉर्मल मेल है। इसका मतलब रेशो क्या हुआ हमारे पास, 20 25 25 25। ये हो गया हमारे पास, ये देखिए यही है। ये हीमोफीलिया फीमेल में जैसे कलर ब्लाइंडनेस कम होती है, वैसे ही हीमोफीलिया मदर में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसके पास 2 एक्स होने चाहिए जो कि डिफेक्टिव है। अगर हम इसको क्रॉस करवाएं, अब अगर हम इसको करवाएंगे, इन दोनों में से अगर मैंने इसको इससे करवाया, देखिए एक्स अगर इससे मिल गया तो यकीनन एक डिफेक्टिव फीमेल पैदा हो जाएगी। ये ऐसे होता है। तभी कहते हैं कि अगर कोई किसी में कोई कैरियर है तो वो लाजमी किसी मींस नॉर्मल बंदे से शादी करे, ताकि अगर कोई डिफेक्टिव बंदा पैदा भी हो लेकिन वो कैरियर हो, उसमें कोई बीमारी जाहिर ना हो। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो इनमें से जो बेटी होगी वो जरूर हीमोफीलिया होगी। ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे क्या है। हीमोफीलिया इज अ कंपैरेटिवली वेरी रेयर इन वुमेन। जैसे हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस रेयर थी, वैसे ये भी रेयर है। क्यों रेयर है? मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम्स होती हैं, एक नहीं होता। द रीजन इज द सेम। द वाई क्रोमोसोम इज इनर्ट फॉर दिस ट्रेट। वाई क्रोमोसोम पे ये कम होती है, इनर्ट होती है। अगर वाई क्रोमोसोम है, एक्स डिफेक्टिव आ गया तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा बंदा। A man needs only one gene controlling this trait, while a woman needs 2 genes. This occur very rarely because few hemophilic males survive and reproduce. ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं, वरना तकरीबन मर जाते हैं। एक दूसरी कंडीशन है थैलेसीमिया, उसको इससे कंपेयर ना करें, वो थोड़ी चेंज है, ये हीमोफीलिया है। अब हम आते हैं डायबिटीज मेलाइटस। आपने आम सुना होगा कि इस बंदे को शुगर है। हम आम जबान में इसको क्या कहते हैं कि शुगर है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब डायबिटीज मेलाइटस है क्या? डायबिटीज मेलाइटस परहैप्स द बेस्ट नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। अब एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है? कुछ हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो कि एक्सोक्राइन है, कुछ ग्लैंड ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन क्या करते हैं? वो डायरेक्ट अपनी सीक्रेशन ब्लड में छोड़ देते हैं, उन्हें कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती। उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन, मींस डक्ट लेस ग्लैंड। फॉर सपोज ग्लैंड कोई भी सेल हो सकता है, ये सेल है, ये भी सेल है, इसने एक सीक्रेशन प्रोड्यूस की, ये वाली, इसने भी सीक्रेशन प्रोड्यूस की, ये वाली। अब इसने क्या किया? डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिया, और इसने क्या किया? एक डक्ट लिया, रास्ता लिया, जहां से आके ये आई अपनी सीक्रेशन टारगेट सेल पे या ब्लड में। ये हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, इसको हम डक्ट लेस ग्लैंड को क्या कहेंगे? एंडोक्राइन। डक्ट जिसमें डक्ट होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज अगर कोई पूछे, दोनों है, एक्सोक्राइन भी है, कुछ पार्ट उसका एक्सोक्राइन है, कुछ पार्ट उसका एंडोक्राइन है। is caused by a deficiency of insulin or loss of response to insulin target tissues। वो क्या होता है कि उसमें इंसुलिन की कुछ पर्सन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और कुछ पर्सन में क्या होता है कि इंसुलिन जो इंसुलिन किसी रिसेप्टर से बाइंड करती हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं। अब इंसुलिन हमारे पास क्या है? इंसुलिन जो होता है हमारे पास, वो हार्मोन है, पेनक्रियास रिलीज करता है। इंसुलिन जो होता है वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है टारगेट टिश्यू में। अगर वो किसी बंदे में डिफेक्टिव हो जाए, वो अब सही काम नहीं करे, तब भी वो डायबिटीज मेलाइटस काज करेगा। द रिजल्ट इन high blood glucose so high that the diabetic kidneys excrete glucose, which explain why the presence of sugar in urine is one of the tests for diabetes। ये कैसे पता चला था शुरुआत में कि डायबिटीज है? किसी, अब ऐसे ही कहते हैं कि किसी ने यूरिन चख के तो नहीं देखा था कि यूरिन मीठा है। कैसे पता चला था? क्या हुआ था कि एक बंदे ने एटमॉस्फेयर में यूरिनेट किया था, फिर कुछ बंदों ने नोटिस किया कि उस पे कोई मकड़ियां आके बेच गई। फिर उन्होंने रिसर्च की कि ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने पता चला कि उनको पता चला कि यूरिन में शुगर थी, इसी वजह से जीत आ गए थे वहां पे, और पता चला कि डायबिटीज क्या होती है। अब इसमें क्या होता है? जब इंसुलिन या तो सीक्रेट नहीं होता या रिसेप्टर डिफेक्टिव हो जाए, इन दोनों सूरत हाल में क्या करती है? किडनी एक्सक्रीट कर देती है ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज हमारे बॉडी में स्टोर भी होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब वो जब एक्सक्रीट कर देती है तो वो क्या हो जाता है? हाई कंसंट्रेशन में हो जाता है, स्टोर नहीं हो पाता और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है। और हम टेस्ट भी, डायबिटीज तो नहीं हुई तो वो टेस्ट करवाते हैं, यूरिन में शुगर टेस्ट करते हैं। As more excess glucose concentrate in the urine, more water is excreted with it, resulting in excessive volume of urine and persistent thirst। और डायबिटिक पेशेंट में क्या होगा? जैसे ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होगा और यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी बंदा निकाल देगा और उसे जल्दी जल्दी प्यास लगेगी। Because glucose is unavailable to most body cells as major fuel source for diabetics, fat must serve as a main substrate for cellular respiration. In severe cases of diabetes, acidic metabolism formed during fat breakdown accumulate in the breakdown, threatening life by lowering blood
पीएच। अब क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि हम जब भी एनर्जी काम कर रहे होते हैं हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, जो कि हमें ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहा होता है। खाने में भी क्या होता है, ग्लूकोज ही मिल रहा होता है, तभी तो हम खाते हैं। जब हमारे बॉडी में थर्स्ट होता है, ग्लूकोज अनअवेलेबल होता है, काम उतना नहीं होता जितना हमें चाहिए होता है, तो हमारी जो बॉडी फैट होती है वो क्या होती है, टूटने लग जाती है, ब्रोकन होती है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, बॉडी में एसिड प्रोड्यूस हो जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो खतरा हो सकती है, क्योंकि बॉडी की पीएच एसिडिक हो जाएगी, एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, और बॉडी की पीएच एसिडिक मींस पीएच कम हो जाएगी। आपको पता है 0 to 7 एसिडिक है, 7 न्यूट्रल है, 7 to 14 बेसिक है। देयर आर एक्चुअली टू मेजर फॉर्म्स डायबिटीज विद वेरी डिफरेंट काजेस। हमारे पास टू टाइप्स है। टाइप नंबर 1 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जो खाली इंसुलिन पे डिपेंडेंट करती है उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। याद रखिएगा टाइप 1 कौन सी है, जो कि इंसुलिन पे डिपेंड होती है। इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून है, खुद ब खुद इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, इन विच द इम्यून सिस्टम माउंट्स ऑन अटैक ऑन द सेल ऑफ द पेनक्रियास। उसमें क्या करता है, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमें वायरस बैक्टीरिया से बचा रहा होता है, वही जाके पेनक्रियास पे अटैक कर देता है। तो पेनक्रियास क्यों अटैक करता है, पेनक्रियास क्योंकि पेनक्रियास से इंसुलिन रिलीज हो रहा होता है। This disorder usually occurs rather suddenly during childhood, destroying the person's ability to produce insulin. ये बचपन में भी हो सकता है या अचानक भी हो सकता है। जब ये पेनक्रियास पे अटैक कर देता है तो पेनक्रियास इंसुलिन बनाना छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन विच आर यूजुअली टेकन सेवरल टाइम्स डेली। आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट को वो इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे होते हैं, खाने के पहले लेते हैं। वो क्यों ले रहे होते हैं, क्योंकि उनमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए उनको इंसुलिन इंजेक्शन में दी जाती है। दिन में 2-3 बार हम दे रहे होते हैं। Until recently, insulin for injection were excreted from animal pancreas, but genetics provided a relatively expensive sources of human insulin by inserting the gene for the hormone into the bacteria. अभी हम पढ़ेंगे inserting जीन हार्मोन बैक्टीरिया क्या है, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। हम पहले क्या करते थे, इंसुलिन क्या करते थे, जब जब वो हम इंजेक्शन में दे रहे होते थे वो हम एनिमल के पेनक्रियास से ले रहे होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम लेबोरेटरी में भी वो बना रहे होते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे कौन सी टेक्निक है। हम कोई भी जीन इंसर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया में ताकि वो हमें अपना प्रोडक्ट दे सके। अब टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं करती, इज कैरेक्टराइज्ड आइदर बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और more commonly by reduced responsiveness in target cell due to some change in insulin receptors। यहाँ पे अभी तो इतना नहीं है, आप में ये बहुत प्रोसेस होते हैं, मैकेनिज्म, हमें इसको कहते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन अपना एक्शन कैसे परफॉर्म करता है, ये वो प्रोसेस है। टाइप 2 में क्या होता है कि ये कौन सी है जिसमें वो डिपेंड नहीं करते इंसुलिन पे, वो क्या करते हैं या तो उनमें इंसुलिन कम हो जाए या फिर ऐसा होता है जो कि मोर कॉमन है। अगर ऐसा नहीं हुआ कि इंसुलिन कम हो गई लेकिन प्रोड्यूस हो रही है, पहले में क्या था कि पेनक्रियास पे अटैक हो रहा था और इंसुलिन वो बनाना छोड़ दे रहा था। यहाँ पे क्या है कि इंसुलिन बन रही है लेकिन कम अमाउंट में होगी और जो सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली अकर्स आफ्टर एज 40, बिकमिंग मोर लाइकली विद इंक्रीजिंग एज। ये क्या करती है, ओल्ड एज में होती है और एज के साथ इंक्रीज हो रही होती है। मोर देन 90% ऑफ डायबिटीज आर टाइप 2। जो हमारे पास 90% डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं। ठीक है, and many can change their blood glucose solely by exercise and dietary control। अब क्या होता है कि मैनी कैन मैनेज, अब क्या होते हैं कि जो मोस्टली जो पर्सन होते हैं जिनमें टाइप 2 डायबिटीज होती है वो मैनेज कर लेते हैं अपना ब्लड ग्लूकोज और उनको क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आपने ये सुना होगा कि वसीम अकरम हमारे पास बैट्समैन है जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रख रहे होंगे, उनको पता है जब वसीम अकरम जब ड्यूरिंग क्रिकेट खेलता था तो उसे कुछ नहीं था, जैसे ही उसने रिटायरमेंट ले ली तो उसे पता चला कि मुझे डायबिटीज है।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब वो देखिए आपने देखा होगा क्रिकेट में या कोई भी ऐसी आउटडोर गेम्स होती है, उनमें कितना हमें काम करना होता है, पसीना आ रहा होता है, हमें कितनी भाग दौड़ करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है। उसमें क्या हो रहा था, जो उसका मीन्स जो शुगर उसकी बढ़ रही थी वो अक्यूमुलेट हो रही थी, क्योंकि वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा था। जब उसने क्रिकेट छोड़ दी, उसे क्यों पता चला कि उसकी डायबिटीज है? क्योंकि उसने एक्सरसाइज करना छोड़ दी। जो उसकी बढ़ी हुई शुगर थी वो यूटिलाइज नहीं हुई और यूरिन में एक्सक्रीट हो गई, जिससे उसे पता चला, टेस्ट की वजह से उसने टेस्ट करवाया तो उसे पता चला कि मुझे डायबिटीज है। ये डायबिटीज आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, अगर अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, आपको पता है डायबिटिक पेशेंट को चावल मना होते हैं, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो मना होते हैं, शुगर मना होती है, ये सब मना होती है। अगर आप डाइट पे कंट्रोल करेंगी तो ये सही हो जा सकती है। हेरिडिटी इज अ मेजर फैक्टर इन डायबिटीज 2। हेरिडिटी से भी ये डायबिटीज 2 हमारे पास आ सकती है। आपको पता होगा कि अगर आपके रिलेटिव्स में हो, किसी की अब्बू को थी, अब उसके बच्चे को भी हो सकती है डायबिटीज, तो ये हेरिडिटी में आ सकती है, लेकिन टाइप 1 हेरिडिटी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑटो इम्यून है। ये भी याद करें, कौन सी हमारे पास डायबिटीज है जो ऑटो इम्यून है? टाइप 1। ठीक है, अब की पॉइंट्स आपका होमवर्क है। कोई क्वेश्चन हो की पॉइंट्स में तो आप मुझसे पूछिएगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10।